नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी वैक्सीन पर पीएम के यू टर्न की। जानेंगे क्यों हरियाणा में इस्तीफा दे सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। बात करेंगे बीच मझधार में क्यों है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और तमिलनाडु में चुनाव को लेकर क्या है रजनीकांत का ऐलान। और बुलेटिन के आखिर में बात सीबीएसई परीक्षा की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनावों में बीजेपी के सुशील मोदी की राह हुई आसान। महागठबंधन ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भरा है नामांकन। बीजेपी का दावा, निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन में है खामियां, खारिज हो जाएगा पर्चा। शिवपाल यादव ने सपा में विलय से किया इनकार, एक सीट दिए जाने को बताया मजाक। 24 दिसंबर से गांव-गांव पदयात्रा करने का किया ऐलान। पुराने हैदराबाद के मालाकपेट के 69 केंद्रों पर आज फिर नए सिरे से हुआ मतदान। नगर निगम में 150 सीटों पर 1 दिसंबर को डाले गए थे वोट। सभी सीटों पर 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। संशोधित समय के साथ चलेंगी 5 और विशेष ट्रेनें। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने दी जानकारी। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 14 अंक के साथ 44,632 पर, निफ्टी 20 अंक के साथ 13,134 पर हुआ बंद। जब से मोदी सरकार नया कृषि कानून लेकर आई है, तब से देश में हंगामा बरपा है। पहले तो अन्नदाताओं ने केवल आवाज उठाई थी, लेकिन अब की बार तो वो दिल्ली के द्वार पर खड़े हो गए हैं और अपना हक मांग रहे हैं। आज भी किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की मैराथन बैठक चली, लेकिन किसान अड़े हुए हैं सरकार के बनाए ये कानून वापस हों। इन सब के बीच पीएम की खामोशी भी सवाल खड़े कर रही है, और कांग्रेस पीएम मोदी के उस बयान को लेकर जवाब मांग रही है जब मोदी ने एमएसपी का समर्थन किया था। देखिए इस रिपोर्ट में। जब जब अन्नदाताओं ने अपने अधिकारों की आवाज उठाई है, तब तब सरकारें हिलती नजर आई हैं। अब यही परेशानी मोदी सरकार के सामने भी आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि अन्नदाताओं ने नए कृषि कानून और एमएसपी की मांग को लेकर अड़ गए हैं, जिसने पीएम मोदी के माथे पर शिकन ला दी है। और अब जब से पीएम मोदी की रिपोर्ट सामने आई है, तब से चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं। दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने भारत सरकार को उपभोक्ता मामलों पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। पीएम मोदी ने उस दौरान किसानों का हित संरक्षित करने के लिए सांविधिक निकाय के जरिए एमएसपी लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन अब पीएम बनते ही वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। पीएम मोदी की इसी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि क्यों पीएम मोदी आज सीएम मोदी की रिपोर्ट को अस्वीकार कर रहे हैं, जो उन्होंने भारत सरकार को भेजी थी। ये राजनीति का सबसे बुरा रूप है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट narendramodi.in पर इस रिपोर्ट की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट का नाम रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप कंज्यूमर अफेयर्स है। वेबसाइट पर इस बात की जानकारी दी गई है कि 2 मार्च 2011 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी और रिपोर्ट दी थी, जिसमें कई जगह एमएसपी का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कई क्लॉज दिए गए हैं। इसमें से एक क्लॉज B3 में कहा गया है कि सांविधिक निकाय के माध्यम से हमें किसानों का हित संरक्षित करना होगा। किसान और व्यापारी के बीच होने वाले लेन देन एमएसपी से नीचे नहीं होने चाहिए, ताकि इससे किसानों को घाटा न हो। इस रिपोर्ट के साथ साथ पीएम मोदी का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है। ये उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले यानी अप्रैल महीने में किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारे किसानों को सही दाम क्यों नहीं मिलना चाहिए, किसान भीख नहीं मांग रहे। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है और उन्हें इसका अच्छा दाम मिलना चाहिए। पीएम मोदी की रिपोर्ट और उनके ट्वीट को लेकर विपक्ष बरस रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी एमएसपी पर खरीद के लिए संस्थान बनाने की बात कर रहे थे, तो अब वो सत्ता में रहने के दौरान एमएसपी को कानूनों में लिख कर देने में परेशान क्यों हो रहे हैं। अब पीएम मोदी के यू टर्न पर विपक्ष का बरसना तो लाजमी है। अब सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी किसानों के मुद्दे पर झूठ बोलते हैं। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार तो पहले से ही फंसी हुई थी, लेकिन अब मोदी सरकार के फैसले का असर हरियाणा की राजनीति पर दिखना शुरू हो गया है। राज्य की बीजेपी सरकार मुश्किलों में फंस गई है।
हालात ये हो गए हैं कि खट्टर सरकार गिरने की हालत में पहुंच गई है। और वो कैसे, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे अन्नदाताओं के आंदोलन का असर पूरे देश में दिख रहा है। बीजेपी को कोई राह नहीं दिख रही है। पंजाब के बाद आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा में दिख रहा है। यहाँ बीजेपी की गठबंधन सरकार है, लेकिन अब ये सरकार मुश्किल में फंस गई है। हरियाणा में भाजपा सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने किसान आंदोलन पर बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार में दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री रहते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। अगर किसानों को एमएसपी पर नुकसान हुआ तो फिर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही जेजेपी भी सरकार से अलग हो जाएगी। जेजेपी ने केंद्र सरकार से आंदोलनरत अन्नदाताओं की एमएसपी आदि से जुड़ी मांगों का जल्द हल निकालने के लिए कहा है। जेजेपी के प्रवक्ता प्रतीक सोम ने कहा कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा वाली जेजेपी एक प्रो फार्मर पार्टी है। जेजेपी ने केंद्र सरकार से किसानों की सभी मांगों पर विचार करने की मांग की है। जेजेपी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। आपको बता दें कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार जेजेपी के सहयोग से चल रही है। ऐसे में जेजेपी हरियाणा में बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेती है तो खट्टर सरकार का गिरना तय है। जेजेपी का मुख्य आधार ग्रामीण क्षेत्र में है और पार्टी को इस बात का डर है कि यदि आंदोलन लंबा चला तो उसका असर पार्टी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। जेजेपी ने साफ कह दिया है कि किसानों के हक में वो सरकार से अलग हो सकते हैं और सरकार से समर्थन भी वापस ले लेंगे, जिससे राज्य में खट्टर सरकार का जाना तय हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर को पद छोड़ना पड़ सकता है। केंद्र के कृषि कानून से हरियाणा की सरकार हिल रही है। सरकार के सहयोगी ही उसका साथ छोड़ते दिख रहे हैं। सवाल सरकार के वादे और दावों पर है और इसी वादे और दावे के बीच वैक्सीन भी फंसती दिख रही है, जिसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया स्वास्थ्य मुसीबत का सामना कर रही है और संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। सबको इंतजार वैक्सीन का था और कई कंपनियों ने वैक्सीन बना लेने का दावा भी कर लिया है। ब्रिटेन और रूस में तो इसका टीकाकरण शुरू भी होने वाला है, लेकिन भारत में ये कब शुरू होगा इस पर सवाल बने हुए हैं और इसे लेकर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल किया है। दरअसल वैक्सीन को लेकर सरकार की ओर से लगातार अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार कह रही है सबको वैक्सीन नहीं लगेगी, पीएम कह रहे हैं सबको लगेगी। बिहार चुनाव में बीजेपी ने कहा सबको फ्री में वैक्सीन मिलेगी। आखिर पीएम किसके साथ खड़े हैं? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में लगे हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने पीएम के आत्मनिर्भरता को लेकर भी सरकार की चुटकी ली है और कांग्रेस ने अपने अगले ट्वीट में इसी को लेकर सवाल पूछ लिया कि क्या भारतीय लोगों को कुछ स्पष्टता मिल सकती है? जब इस वायरस से बचने की बात आएगी तो क्या उन्हें टीके मिलेंगे या उन्हें आत्मनिर्भर होना होगा? इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सरकार को यूटर्न सरकार का भी करार दिया है। वैक्सीन किसे फ्री में मिलेगा और किसे इसे खरीदना पड़ेगा, कब मिलेगा, इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार फंसी हुई दिख रही है। वैसे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। सिंधिया अपने समर्थकों को शिवराज सरकार में मंत्री बनवाना चाहते हैं, लेकिन शिवराज ने साफ कर दिया है कि मंत्री किसी को नहीं बनाएंगे। और क्या कहा है शिवराज ने, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के नतीजों के बाद से शिवराज खुश हैं तो सिंधिया परेशान। शिवराज खुश हैं क्योंकि पार्टी को उपचुनावों में जीत मिली और सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल हो गया, यानी अब शिवराज को बहुमत का डर नहीं है। लेकिन सिंधिया की परेशानी ये है कि उनके समर्थक 5 मंत्री शिवराज की कैबिनेट से बाहर हो गए हैं। 2018 में बनी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थक 7 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन शिवराज की सरकार में तो सिंधिया समर्थक कुल मिलाकर 6 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया है। इसमें से भी कई मंत्रियों को राज्य मंत्री का दर्जा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने राज्यसभा तो भेजा, लेकिन मोदी सरकार में उन्हें जगह नहीं दी गई है। न तो सिंधिया को केंद्र सरकार में मंत्री पद मिल पा रहा है और न ही राज्य में। उनके समर्थकों को शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने को तैयार होते दिख रहे हैं।
सिंधिया शिवराज पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि उपचुनाव के कारण जिन मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े और जो चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं उन्हें वापस मंत्रिमंडल में लिया जाए और हारे हुए मंत्रियों की जगह नए मंत्रियों को शामिल किया जाए। लेकिन सिंधिया की मांग पर सीएम शिवराज ने साफ कर दिया है कि वो किसी को भी मंत्री नहीं बनाएगा। शिवराज ने कहा कि फिलहाल वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी सरकार की कोई तैयारी नहीं है, ना तो दिन तय किया गया है और ना ही तारीख। मीडिया में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ अटकलें हैं। शिवराज के बयान से साफ है कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद से सिंधिया समर्थक परेशान दिख रहे हैं, जो इस उम्मीद में थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कई लोगों को सरकार में जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे को लेकर बीजेपी की अपने पुराने सहयोगी के साथ ही नई लड़ाई शुरू हो गई है। शिवसेना और बीजेपी में तनातनी बढ़ती दिख रही है। सामना में छपे लेख को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे को लेकर शिवसेना और बीजेपी की जुबानी टकरार जारी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल से साधु महात्मा है। इन साधु महात्माओं का मुंबई मायानगरी में आगमन हुआ है और वे समुद्र तट पर स्थित ओबराय ट्राइडेंट मठ में ठहरे हैं। साधु महाराज का मायानगरी में आने का मूल मकसद ये है कि मुंबई की फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में लाया जाए। हम महाराष्ट्र से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो फिल्म सिटी को ले जाए, जिसे लेकर अब बीजेपी ने शिवसेना पर निशाना साधा है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धनाथ सिंह ने सामना में छपे संपादकीयों को लेकर शिवसेना को कहा, यूपी सीएम के मुंबई दौरे के बाद उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। उन्होंने सामना संपादकीय में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये उनकी पार्टी की संस्कृति हो सकती है। बॉलीवुड के लोगों द्वारा खुले दिल से हमारा स्वागत किया गया। शिवसेना को दूसरे पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। उन्हें सबसे पहले बॉलीवुड के साथ अपनी संस्कृति को सुधारना चाहिए। आपको बता दें कि मुंबई दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने फिल्म जगत की हस्तियों से मुलाकात में कहा कि हम नोएडा में सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए फिल्म सिटी बनाना चाह रहे हैं। ये फिल्म सिटी आपकी होगी, आपके जरूरतों के अनुसार होगी। आप सुझाव दें, उसी के अनुसार अपने वादे के अनुरूप नोएडा में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप उत्तर प्रदेश में आइए, आपका स्वागत है। जिसके बाद शिवसेना और बीजेपी की अदावत तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बयानबाजी कहां जाकर थमती है। योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से जहां महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है, वहीं तमिलनाडु में भी हलचल मची हुई है। तमिल सेना के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने का ऐलान कर दिया है। अगले साल के शुरू में दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो रजनीकांत के ऐलान से क्या पड़ा असर, देखिए इस रिपोर्ट में। दक्षिण के बड़े राज्य तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होना है, जिसे लेकर तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी राजनीति में आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि वो तैयार हो जाएं। रजनीकांत अपनी नई पार्टी का ऐलान अगले साल तक कर देंगे। इसके साथ ही रजनीकांत ने ये भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना पर भी उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा है। रजनीकांत अपनी नई पार्टी का ऐलान 31 दिसंबर को कर सकते हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि चले अब सब कुछ बदलाव करें, अब नहीं तो कभी नहीं। आगामी विधानसभा चुनावों में हमारी निश्चित रूप से जीत होगी। रजनीकांत ने अपनी सियासी सलाहकार के साथ बैठकर बात की और अब पार्टी का गठन करने का फैसला किया है। रजनीकांत के ऐलान से बीजेपी में भी हलचल मच गई है, क्योंकि पार्टी लंबे समय से उन्हें अपने पाले में करना चाहती थी। तमिलनाडु में अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन का दौरा किया था। इसके बाद पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था कि विधानसभा चुनावों में रजनीकांत बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन रजनीकांत ने बीजेपी की सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सीबीएसई के बड़े ऐलान की। संक्रमण के दौर में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ वैसे ही स्कूल और कॉलेज के खुलने से संबंधित खबरें आनी शुरू हो गईं।
और अब परीक्षा की डेट नजदीक आ रही है, जिसे लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है सीबीएसई ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत के समय में बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। संक्रमण के दौर में बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिस कारण पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से हुई। कई छात्र तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले सके और अब परीक्षा का समय नजदीक आने लगा है। सवाल यह है कि इस बार परीक्षा कैसे होगी। अभिभावक इस चिंता में है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। इसी बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन मोड में नहीं होगी। छात्रों को बोर्ड द्वारा निर्धारित सेंटर पर ही आकर परीक्षा देनी होगी। फिलहाल परीक्षा का डेट तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। छात्रों की चिंता कम करते हुए सीबीएसई के अधिकारियों ने कहा कि अगर छात्र परीक्षा से पहले कक्षाओं में प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं तो व्यवहारिक परीक्षा का विकल्प तलाशना होगा। आपको बता दें, स्वास्थ्य मुसीबत के कारण कुछ राज्यों में कॉलेज तो खुल गए हैं, लेकिन स्कूल अभी भी बंद है, जिसके वजह से बच्चों के प्रैक्टिकल क्लास में परेशानी हो रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।